गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा सेशन है, यद्यपि ये सेशन हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं, एडिशनल प्रोसिक्यूशन को लेकर के समनिंग ऑर्डर ऑफ 319 सीआरपीसी नाउ नॉन सेक्शन 358 BNSS. Question is this: whether the summoning order of 319 CRPC now 358 BNSS under section 482 CRPC now 528 BNSS could be quashed or not. I mean to say कि जो समनिंग ऑर्डर होता है किसको, किसके लिए? एडिशनल प्रोसिक्यूशन के लिए। किस सेक्शन में? 319 सीआरपीसी में। या अब इसको हम आज के जो हमारा कानून है, नया कानून है, जो क्रिमिनल लॉज हैं, तो उसमें जो हमारा बीएनएसएस है 358 सेक्शन में, क्या ये अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, जहां अगर हमारे मुंह से कहीं 482 सीआरपीसी निकले, 482 सीआरपीसी, तो उसको ये मान के चलना कि वी आर टॉकिंग अबाउट 528 बीएनएसएस, मतलब 528 बीएनएसएस की बात कर रहे हैं। 482 अगर मैं कहता हूं तो मतलब 528 बीएनएसएस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन इज दिस: वेदर द समनिंग ऑर्डर ऑफ 319 सीआरपीसी अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कुड बी क्वाश्ड और नॉट। क्या इसे क्वाश किया जा सकता है या नहीं? देन आंसर विल बी ऑफ कोर्स नॉट। आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अब क्वाशिंग के लिए लोग क्यों जाते हैं? कल हमने एक क्राइम सीन क्रिएट किया था और उस क्राइम सीन क्रिएट करने के बाद हमने बताया कि भाई BCD ने प्लान करके तरीके से और एक सक्सेसफुल क्राइम कमिट किया, और क्राइम कमिट करने के बाद उसमें D का नाम ही नहीं था, ना तो FIR में था, ना पुलिस की जो रिपोर्ट होती इन्वेस्टिगेशन में नहीं था, पुलिस की रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट कह लें उसको, या हम चार्जशीट कह लें, चार्जशीट में नहीं था, और इवन देन मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंट भी नहीं दिया गया, कहीं पर उसका जो है नाम ही नहीं था, ना मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में, ना जो है एग्जामिनेशन इन चीफ में, ना क्रॉस में, और इवन देन बिटवीन द ट्रायल, इन बिटवीन द ट्रायल जब विटनेस अपीयर होते हैं तो विटनेस में किसी एक ने कह दिया डी वॉज ऑल्सो देयर, डी वॉज ऑल्सो देयर, डी भी उस क्राइम में था। क्या रोल था उसका? रोल था कि वो गाड़ी स्टार्ट करके तैयार खड़ा था कि जैसे ही ये मर्डर करके आएंगे तो गाड़ी लेकर के इनको लेके चले जाएंगे। तो कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि अगर कोर्ट को लगा कि प्राइमा मोर देन प्राइमा फेसी, जो प्राइमा फेसी है उससे ज्यादा, और बियॉन्ड द रीजनेबल उससे जो है लेस है, मतलब यूं समझ लीजिए कि जब कोर्ट को लगने लगे कि नहीं ये दोषी है ही, तो कोर्ट 319 सीआरपीसी में उसको क्या कर देता है? नोटिस कर देता है, और उसको एडिशनल प्रोसिक्यूशन मतलब एडिशनल एक्यूज बना सकता है अंडर ट्रायल। तो यहां पर क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम FIR में नहीं है, जिसका नाम इन्वेस्टिगेशन में कहीं नहीं आया, जिसका नाम चार्जशीट में कहीं नहीं आया, जिसका नाम मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इवन देन चार्ज फ्रेम हो गया उसमें नहीं आया, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट हुआ और इन बिटवीन द ट्रायल, ट्रायल के दौरान या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल एक नया नाम और उभर करके आ गया कि भैया जो ये क्राइम कमिट हो रहा था या जो ये क्राइम कमिट हुआ है, ये इसमें दो लोग नहीं तीसरा भी था, और उस तीसरे के व्यक्ति के अगेंस्ट में
कोर्ट ने क्या कर दिया, 319 सीआरपीसी, मतलब आज के कानून के हिसाब से देखें तो 358 बीएनएसएस का एक समन इशू कर दिया कि आओ और ट्रायल ज्वाइन करो। अब डिपेंड करता है कि वो केस कैटेगरी क्या है, उसके आधार पर वो समन इशू करके ट्रायल ज्वाइन करने के लिए भी कह सकता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, या ये भी कह सकता है कि भैया इसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करो, सीधी सी बात। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या जिसके अगेंस्ट समन इशू हुआ है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कह सकता है कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, एक तरह से हमारी मौलिक अधिकारों का हनन है, कि हमारी जो है स्वतंत्रता पर एक तरह से पाबंदी लगा रही है कोर्ट, जो निचली अदालत है। और क्यों लगा रही है, क्योंकि उसका तो सफाई में एक ही बात होगी अपने डिफेंस में कि ना तो मेरा नाम एफआईआर पे है और ना ही मैं क्राइम में कहीं पर इन्वॉल्व हूं, इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं हूं। और इवन देन किस ग्राउंड पर वो मांग रहा है, एलिबाई। एलिबाई का मतलब होता है कि इस एलिबाई के ग्राउंड पर, एलिबाई का ग्राउंड क्या है कि मैं जिस दिन ये क्राइम कमिट हो रहा था उस दिन तो मैं था ही नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और हम जोड़ देते हैं कि वेदर द समनिंग ऑर्डर ऑफ 319 सीआरपीसी नाउ 358 बीएनएसएस अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी नाउ 528 बीएनएसएस could be quashed or not on the ground of alibi। ये कह रहा है कि क्या एलिबाई के ग्राउंड पर, एलिबाई का मतलब क्या होता है कि नॉट प्रेजेंस। नॉट प्रेजेंस का मतलब ये व्यक्ति ये कहना चाह रहा है जिसको सम्मन हुआ है 319 सीआरपीसी में कि जब ये घटना घटित हो रही थी, देन आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां पर नहीं था, आई वॉज समवेयर एल्स, मैं कहीं और था। और कहां और था भाई, मैं तो जब जहां पे ये घटना घटित हो रही थी, ये घटना, ये जो क्राइम कमिट हो रहा था ये नोएडा में कमिट हो रहा था, और जिस समय ये क्राइम कमिट हो रहा था देन आई वॉज इन लखनऊ। अब सोचो कि एक व्यक्ति जिस समय घटना घटित हो रही है किसी अपराध की, और जिस टाइम पर घटित हो रही है उस टाइम पर अपनी प्रेजेंस 700 किलोमीटर दूर दिखा रहा है कि भाई मैं तो उस समय लखनऊ में था, तो मैं कैसे अपराध कर सकता हूं। तो अगर वो इस तरह का कोई ग्राउंड दे रहा है तो क्या हो जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट जो ये समन इशू हुआ है 319 सीआरपीसी का, तो वो क्या होना चाहिए, क्वाश्ड हो जाना चाहिए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक आप लोगों ने मूवी देखी होगी दृश्यम, जिसमें अजय देवगन पहले तो मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देता है, डिस्पोज ऑफ करने के बाद फिर जो है जब पुलिस इंक्वायरी करती है, उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उससे बार बार पूछती, वो कहता है कि मैं कुच्चीपुरम में था, कहीं मैं यहाँ था, मैं 2 अक्टूबर को कहाँ थे, मैं सत्संग सुन रहा था, हैं, फिर 3 अक्टूबर को कहाँ थे, फिर 5 अक्टूबर को कहाँ थे, मैं जो है पाव भाजी खा रहा था। और वो एक इस तरह का जो है माहौल क्रिएट कर देता है कि कंडक्टर भी उसकी जो है विटनेस में आ जाता है, बस कंडक्टर उससे चूंकि वो आर्गुमेंट कर लेता है कि हाँ साहब ये तो था वहां पर बस में, इसने मेरे साथ बदतमीजी भी की थी। अब वो इस तरह की जो है सीन क्रिएट कर देता है कि सबको एक विश्वास हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यस ऑन द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम ही वॉज नॉट देयर, वो वहां पे था ही नहीं। इस तरीके की जो है, अगर दृश्यम मूवी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन है। तो वो ग्राउंड क्या ले रहा था अपने बचने का, एलिबाई, कि आई वॉज नॉट देयर, जहां पे घटना घटित हुई मैं वहां पे था ही नहीं।
तो यहां पर यही एक बड़ा मेजर क्वेश्चन बनता है, और इस पर एचजेएस के एग्जामिनेशंस में जो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन आ भी सकता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। कहते हैं कि क्या उसको ग्राउंड मिल जाएगा ये? नो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पर कहा कि नहीं, अगर ड्यूरिंग द ट्रायल यदि किसी थर्ड पर्सन के होने की बात किसी आई विटनेस ने कही है, तो उस आई विटनेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इग्नोर नहीं किया जाता है। और सेकेंड थिंग, समवेयर कहीं जो पुलिस के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट सबमिट की गई है, केस डायरी सबमिट की गई है, तो पुलिस की इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, चार्जशीट में अगर किसी तीसरे व्यक्ति का नाम है, तो सर्टेनली समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत है। दैट्स वाई ऑन द ग्राउंड ऑफ एलईवी जो सम्मन है 319 सीआरपीसी का, या आज के कानून में हम 358 बीएनएसएस का, इसको क्वाश नहीं किया जा सकता है। ये तो आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वाश क्यों नहीं किया जा सकता है, इसके पीछे अब थोड़ा सा जो है एडिशनल प्रोसिक्यूशंस की बात, हालांकि हमने कल बहुत अच्छे तरीके से समझा दी थी कि किस तरीके से, अब इसको एक बार फिर से एक छोटा सा क्राइम सीन प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं, और क्राइम सीन को जो है समझ करके फिर एलईबी के ग्राउंड पर डिस्कस करेंगे। ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सपोज दैट a person planned a murder with his two friends. Suppose that a person planned a murder, एक व्यक्ति है वो मर्डर प्लान करता है, किसके साथ? विद हिज टू फ्रेंड्स, अपने दो दोस्तों के साथ मिल करके एक मर्डर प्लान करते हैं। और क्या प्लान करते हैं कि हमें फला व्यक्ति को मारना है। अब यहां पर उस जो व्यक्ति प्लान कर रहा है अपने दो दोस्तों के साथ, तो वहां पर प्लान करने वाला मान लीजिए ये ए है, और ये व्यक्ति प्लानिंग बना रहा है किसके साथ मिलकर के? ए, बी और सी। ये तीन लोग जो है प्लानिंग करते हैं कि भाई फला व्यक्ति का मर्डर करना है, और मर्डर जिसका होना है वो है एक्स पर्सन है जिसका मर्डर। क्लियर? अब इन तीनों ने अपने अपने जो है रोल डिसाइड कर लिए कि हमको ए क्या करेगा जब हम इसको मारने जाएंगे, बी क्या करेगा और सी क्या करेगा। तो ए और बी इन दोनों ने कहा कि ए बोला मैं तो इसको पर गोली चलाऊंगा, बी ने कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा, अगर कोई सिचुएशन बिगड़ेगी मैं गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। अगर कोई सिचुएशन ओवर कंट्रोल हुई तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, अदरवाइज यूं समझ लो कि मैं इस पूरे सीन में कहीं हूं ही। किसी को यह भी नहीं भनक लगना चाहिए कि जो ये तुम काम कर रहे हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूं, बट इंटरनल हूं और आपके आसपास ही हूं। अगर कोई सिचुएशन बिगड़ेगी देन हम अपीयर होंगे, अदरवाइज तुम्हें इसको अकेले ही मारना है। अब ए और बी मिलकर के जाते हैं, बी अपने आप को इस पूरे क्राइम से सेपरेट रखता है लेकिन रहता साथ में है। ए ने जाकर के इसको गोली मार दी, किसको? एक्स को। अब जो है एक्स को गोली मार दी, सी ने क्या कहा कि भाई हम भी जो है आपके साथ गोली चलाने में नहीं रहेंगे, हम अपनी गाड़ी लेकर के
स्टार्ट, बिल्कुल तैयार खड़ी रखेंगे कि जैसे ही तुम इस क्राइम को अंजाम दोगे, जब ये तुम्हारा क्राइम पूरी तरह से कमिट हो जाएगा, तो हम इतना कर सकते हैं कि आपको अपनी गाड़ी में बैठा करके उस क्राइम सीन से, उस क्राइम स्पॉट से कहीं दूर ले जाएंगे। अब होता क्या है कि क्राइम कमिट हो गया, सक्सेसफुल मर्डर हो गया। अब मर्डर होने के बाद अब क्या होगा? जाहिर सी बात है, मर्डर होने के बाद एफआईआर होगी। अब होती है, यहां पे मर्डर हो गया, अब शुरू हुई एफआईआर, देन इन्वेस्टिगेशन, देन चार्जशीट प्लस सीडी, मतलब चार्जशीट और केस डायरी कहां आ गई? कोर्ट में आ गई। और इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और प्लस सीडी कोर्ट में आ गई। और इसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी प्लस देन चार्ज फ्रेम, देन ट्रायल। अब ट्रायल शुरू। अब यहां पर जब मर्डर हो गया, लेकिन चाहे वो एफआईआर अज्ञात में लिखी गई या बाई नेम लिखी गई, कुल मिलाकर के चार्जशीट तो आई गई। चार्जशीट आ गई है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के नाम पर आई होगी। अब वहां पर सिर्फ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को इतना डेवलप कर पाया कि मर्डरर वाज ए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को खूब डेवलप किया, खूब मेहनत की, और उसे पुलिस को यह पता लगा कि इस पूरे क्राइम को अंजाम देने वाला व्यक्ति ए है, जिसने एक्स को गोली मारी। या कई बार ऐसा हो सकता है कि पुलिस को ए बी सी तीनों के नाम पता चल गए कि इन तीनों ने मिलकर के क्राइम कमिट किया है, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार के दौर में कुछ भी संभव नहीं है, वो बी सी जो है ज्यादा ताकतवर थे, या तो फाइनेंशियल पॉलिटिकल स्ट्रेचर थे, बहुत पैसे से मजबूत थे, और राजनीति में भी मजबूत थे। उन्होंने किसी तरीके से आईओ को अपने जो है फेवर में करके ये कह दिया कि भाई मेरा नाम इस एफआईआर से हटा दिया जाए। तो ये भी हो सकता है कि पुलिस ने पहले एफआईआर में तीनों के नाम पर किया और धाराएं भी लगाई, 120 बी भी लगाई, चूंकि एक से ज्यादा है, प्लानिंग हो रही तो 120 बी भी लगी। और अब जो है 120 बी को जो है नए कानून में 61(2) कहेंगे, ये बीएनएस में 161(2) होगी। अब कॉमन इंटेंशन भी लगा दिया, चूंकि तीनों का आशय एक ही था, लेकिन पुलिस ने इनको चार्जशीट में से बाहर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन में बाहर कर दिया, चार्जशीट लगाई केवल एक ही। तो कई बार जो है लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि अरे भाई इसमें तो अपराधी 3 थे और पुलिस ने जो है 2 को हटा दिया। हटा देने तो 2 को हटा दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, एक के खिलाफ तो लगाई है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल अगर विटनेस आपके स्ट्रांग है, आई विटनेस स्ट्रांग है और आपके पास एविडेंस है, तो इन बिटवीन द ट्रायल आपको सिर्फ मजिस्ट्रेट को इतना बताना है कि भाई बी और सी भी इसमें शामिल थे। अब बी और सी का नाम आ गया तो मजिस्ट्रेट का ये जो सेक्शन 319 है, 319 सीआरपीसी या 358 बीएनएसएस, ये मजिस्ट्रेट को इंपावर करता है, मजिस्ट्रेट को इतनी शक्ति देता है कि इनको जो है वो एडिशनल प्रोसिक्यूशन बना सकता है। और ये अगर एक ऐसे स्टेज पर बिटवीन द ट्रायल अगर ये हुआ है, उनका नाम आया है, तो अब इन बिटवीन हुआ क्या था, ट्रायल के दौरान विटनेस भी हो चुकी थी,
क्रॉस एग्जामिन भी हो चुका था और एग्जामिन इन चीफ भी हो चुका था, एग्जामिन इन चीफ भी हो चुका था। तो फाइनल आर्गुमेंट चल रही थी, लेकिन अभी पनिशमेंट नहीं हुआ है। तो मजिस्ट्रेट इनको 319 में क्या करेगा, सम्मन भेज करके एडिशनल प्रोसिक्यूशन बना देगा। अब हाँ, वही एक्यूज्ड। अब एक्यूज्ड जब बन गया तो वो कहेगा कि भाई इनका तो ट्रायल हो चुका है लगभग ऑलमोस्ट, ये तो पहुंच गए वहां पे पनिशमेंट के, उस पे इधर ऑन एक्विटल या कन्विक्शन वहां पे पहुंच गए हैं, और मेरा क्या है, मेरा तो अभी क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है, एग्जामिन इन चीफ भी नहीं हुआ है। तो कोर्ट इन्हें भी अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का मौका देता है। जो भी विटनेस हैं उन विटनेस को दोबारा कोर्ट में भी बुलाया जाएगा। अब दोबारा कोर्ट में आप आ सकते हैं, विटनेस दोबारा बुलाए जा सकते हैं, और मान लीजिए कि वहां पर एक ऐसा स्टेज आया जहां पर ट्रायल में कन्विक्शन से पहले की बात है, तो वो कहेगा भाई हमारा तो कॉग्निजेंस लिया ही नहीं, आप हमें सीधे सीधे सजा सुना दोगे। तो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक के सिद्धांत को फॉलो किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि प्राइमा फेसी जो अपराध हुआ है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, और मेन एक्यूज्ड इसमें जो ए है उसने जो है ये सारे उसके अगेंस्ट ये सारा अपराध क्या हो चुका है, लगभग सिद्ध हो चुका है। तो दैट्स वाई आपको भी यहीं से माना जाएगा जिस समय से मेन एक्यूज्ड को कोर्ट ने दोषी मान लिया था। ठीक, तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। हालांकि ये हिंदू मैरिज जो एक्ट है 1956 का, उस मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को एबोलिश कर दिया गया है आफ्टर 1956, लेकिन क्रिमिनल मैटर में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक इस्टेब्लिश होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये मान लिया जाएगा और उसको जो है ट्रायल में या तो कोर्ट चाहे तो ज्वाइंट भी चला सकता है या सेपरेट मुकदमा भी उस पर चला सकता है। यहां पर यह चीज मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ज्वाइंट भी चला सकता है कोर्ट, और सेपरेट भी उसके अगेंस्ट अलग से जो है मुकदमा इसी केस का चलाया जा सकता है। तो अगर कभी कोई कहता है कि भैया उसका तो नाम चार्जशीट से हटा दिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। हम बात कर रहे थे कि क्या इसको क्वाश कराया जा सकता है। अब मान लीजिए जिन दो लोगों का नाम आया है, किसका, सी और डी का, इनका नाम चार्जशीट में नहीं था, एफआईआर में नहीं था, एफआईआर में भी नहीं था और चार्जशीट में भी नहीं था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं नहीं था, ये पूरी तरह से परदेश में थे। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको 319 सीआरपीसी का सम्मन मिलता है, तो ये बजाय कोर्ट को ज्वाइन करने के बजाय उसको इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग ट्रायल, ये ट्रायल ज्वाइनिंग करने की बजाय क्या चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में ये एप्लीकेशन देते हैं कि भैया हमारा नाम ना तो एफआईआर में है, ना चार्जशीट में है, ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, और ना मजिस्ट्रेट ने मेरे अगेंस्ट कॉग्निजेंस लिया है। तो जब ये सब कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्यों जो है इस मुकदमे में जबरदस्ती खींचा जा रहा है। तो और मैं जो है एलिबाई ये जो मैंने कहा कि ये भी एक ग्राउंड दे सकते हैं कि जिस समय ये क्राइम कमिट हुआ था, नोएडा में ये अपराध हो रहा था, आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज इन लखनऊ इन द मीन टाइम। उस समय मैं लखनऊ में था, जो कि 700 किलोमीटर की दूरी पर। तो उस ग्राउंड पर क्या जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसके जो 319 सीआरपीसी के
सम्मन ऑर्डर को क्वॉश कर देगा? नहीं करेगा। क्या कहेगा कि ठीक है, तुम वहां पर घटना स्थल पर प्रेजेंट नहीं थे, 700 किलोमीटर दूर थे, बट हमारी जो है, जो लर्न कोर्ट है, विद्वान कोर्ट है, उसने ये माना है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। तो जो तुम 700 किलोमीटर दूर की घटना बता रहे हो कि घटना स्थल से, घटना के टाइम पर आप 700 किलोमीटर दूर थे, तो ये जाकर के अपने कंक्रीट एविडेंस ट्रायल कोर्ट को दो जाकर के, बजाय इसको क्वाश कराने के। अगर तुम निर्दोष हो तो वहां दो जाकर के ना, ट्रायल कोर्ट आपको निर्दोष करार देगी। हमें क्या पता कि तुम लखनऊ में थे कि बॉम्बे में थे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन था कि वेदर द समनिंग ऑर्डर ऑफ 319 सीआरपीसी कैन बी क्वाश्ड अंडर सेक्शन 482 ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिबाई। तो नो, ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिबाई उसको क्वाश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर अपराध हुआ है तो दो ही बातें हो सकती हैं, इधर एक्विटल और कन्विक्शन। दैट्स ऑल राइट। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।